नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अब मॉक टेस्ट की जो क्लास है वो आपकी शाम को ना होकर मॉर्निंग में होगी। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पहले की क्लासेस को भी एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप सब कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे। ठीक है, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास की हम पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1991 की नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट संबंधित है। तो डायरेक्ट प्रश्न है कि नरसिम्हन समिति की जो रिपोर्ट थी, कमिटी की रिपोर्ट, वो किससे रिलेटेड थी? डायरेक्ट टैक्स से, जिसको कि हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, कृषि सुधारों से, एग्रीकल्चर रिफॉर्म से, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से, या फिर कर सुधारों से, टैक्स रिफॉर्म से। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? ABCD में से आपका सही उत्तर है सी, वो वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से रिलेटेड था। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से। अब क्लास यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट और कमिटीज को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा है तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि समिति से रिलेटेड प्रश्न इकोनॉमी में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एक चीज, जब हम रंगराजन कमेटी की बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड है? ये विनिवेश से रिलेटेड है, डिसइन्वेस्टमेंट से। ठीक है, नरसिम्हन कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो आपकी वित्तीय क्षेत्र सुधार से रिलेटेड थी, हमने अभी डिस्कस किया है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से। केलकर समिति की बात करेंगे तो कर सुधार से रिलेटेड है, टैक्स रिफॉर्म से। मल्होत्रा समिति की बात करेंगे तो बीमा सुधार से, इंश्योरेंस रिफॉर्म। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बेचल समिति की बात करेंगे हम तो बैंकिंग पर्यवेक्षण, ठीक है, बैंकिंग सुपरविजन से रिलेटेड है। दीपक पारेख समिति की बात करेंगे तो ये आपका UTI के को रिवाइव करने के लिए इसको फॉर्म किया गया था। उर्वरक की बात करेंगे यहाँ पर, देखिए फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो कमिटी थी वो हनुमंत राव समिति थी, परीक्षा में पूछा गया है। फिर पारिक समिति जो थी वो किस चीज से रिलेटेड थी? याद रखिएगा, पारिक समिति आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड थी, बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण की बात की गई थी इसमें। राजा चिलैया कमेटी की बात करेंगे तो ये भी आपकी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने कर सुधार से रिलेटेड जो समिति डिस्कस की है, एक आपकी केलकर समिति है, फिर यहाँ पर हमने राजा चिलैया समिति की बात की है कर सुधार से रिलेटेड। ठीक है, रेखा समिति की, जब हम रेखी समिति की हम बात करेंगे, यहाँ पर रेखी समिति जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है, रेखी समिति भी इनडायरेक्ट टैक्स की बात इसमें की थी। टंडन समिति की जब हम बात करेंगे तो ये आपकी किस चीज से रिलेटेड है? बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्तपोषण की प्रणाली से रिलेटेड है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पे फोकस किया गया था यहाँ पर। तारापुर समिति की बात करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर फोकस किया गया था, पूंजी खाता परिवर्तन नियता पर। ठीक है, बागुल समिति की बात करेंगे तो मनी मार्केट इंडिया, भारत में जो मुद्रा बाजार है। और YV रेड्डी की बात करेंगे तो यहाँ पर आयकर छूट की समीक्षा के लिए इसको अपॉइंट किया गया था।
तो यहाँ पर क्लास याद रखिएगा, जो भी कमिटीज हमने डिस्कस की है ये सारे आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और ये महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में दिया गया है, तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दूसरा प्रश्न, पंचायतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे क्लास, पहले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, फिर उन प्रश्नों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कहां से प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे पंचायत से रिलेटेड ये प्रश्न है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने प्रश्न को आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में किए जाते हैं। दूसरा आपको दिया गया, मंडल पंचायतों की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। फिर तीसरा आपको दिया गया, पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। फिर आखिरी आपको दिया गया, एक पंचायत में सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। तो देखते हैं क्लास, इलेक्शन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज वाले सारे इलेक्शन यही कंडक्ट कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आर्टिकल देखेंगे तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर है आपका अनुच्छेद 243 के, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, याद रखिएगा परीक्षा में, ठीक है। फिर दूसरा देखिए क्या लिखा है कि मंडल पंचायत वॉज रिकमेंडेड बाय द अशोक मेहता कमिटी। ये बिल्कुल सही है, अशोक मेहता कमेटी ने मंडल पंचायत की सिफारिश की थी। द मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन एट पंचायत लेवल। ये आपका गलत है। क्यों गलत है? मिनिमम एज तो आप 18 किस चीज के है? वोटिंग राइट है ना आपका। अगर आप 18 साल के हैं तो आपके पास वोटिंग राइट है, लेकिन आपको अगर कंटेस्ट करना है, ठीक है, चुनाव लड़ना है पंचायत स्तर पर, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है ऑल मेंबर इन पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड। तो यहाँ पर देखिए पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 होनी चाहिए, क्लियर हो गया है। और एक पंचायत में सभी सदस्य निर्वाचन से चुने जाते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? गलत, सी आपका गलत हो गया और आंसर भी सी हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई ना क्लास? चलिए अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं और किन किन तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। जब भी आप पंचायती इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, जब भी आप पीआरआई के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चंस की किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपका जोड़ा गया था, तो आपको पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किस शेड्यूल में है, 11th शेड्यूल में है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और आपको पता भी है। आज हम किन चीजों पर डिस्कस करेंगे? आज हम कमिटीज पर डिस्कस करेंगे, समितियों पर। जैसे पूछा गया अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो अशोक मेहता समिति का जो गठन है वो 1977 में हुआ था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे कि बलवंत राय मेहता कमेटी की जब हम बात करेंगे तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कमिटीज के बारे में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने को बोला जा सकता है, काल क्रमानुसार इसको, कि कौन कमेटी पहले आई है कौन बाद में आई है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम अशोक मेहता कमेटी की बात करते हैं तो अशोक मेहता कमेटी जो आई थी वो 1977 में इनकी नियुक्ति की गई थी। उस समय जनता सरकार थी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे पंचायती राज संस्थापक समिति के रूप में भी इसको जाना जाता है। आपको पता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1978 में प्रस्तुत की थी। और इनकी जो महत्वपूर्ण सिफारिश थी उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन्होंने 3 स्तरीय प्रणाली के बजाय 2 स्तरीय प्रणाली की बात की थी। जब हम बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम की बात की थी, ठीक है, 3 स्तरीय प्रणाली की बात की थी। ये आपको पता होना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये 3 होने चाहिए, लेकिन अशोक मेहता कमेटी ने क्या कहा कि 3 की जगह हम 2 स्तरीय प्रणाली की बात करते हैं, 2 टायर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। फिर पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद
एक नियमित सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। फिर पंचायती राज के लिए एक मंत्री नियुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका परीक्षा में पॉइंट पूछता है वो यही है, जो पहला पॉइंट आपको दिया गया है, तो अपने दिमाग में बना के रखिएगा। यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना में डैश शामिल होना चाहिए। तो अभी हमने डिस्कस किया है 3 टायर सिस्टम की बात की थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने, और इन्होंने कहां कहां पर बोला था, जल्दी से बता दीजिए। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि आपका ग्राम स्तर पर, ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राम स्तर पर, ठीक है, फिर आपका दिया है ये जिला मंडल स्तर, ये गलत है आपका, ठीक है, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। तो तीसरा जो आपका है वो बिल्कुल सही है, सी आपका सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति एक पंचायती राज समिति थी, आप सभी को पता है, जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 1957 में हुई थी, ठीक है क्लास। इन्होंने 3 टायर सिस्टम की बात की, 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात की। कहां कहां पर? गांव में, ब्लॉक में और जिला स्तर पर, जैसा कि हमने डिस्कस किया। ग्राम में आपका ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक में पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। चलिए, ये चीज क्लियर हो गई क्लास। अब यहाँ पर ये प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं। हमने एक प्रश्न डिस्कस किया, फिर हम और चीजों को रिवाइज कर रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है। जो भी नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस टेस्ट को देख रहे हैं, अगर उनको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए क्लास, मैं फिर आपसे एक ही चीज कहूंगी, जो कमेंट बॉक्स है ना, वही हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो जब आप कोई भी चीज कमेंट करके मुझे बताते हैं कि मैम स्पीड तेज हो गई है, या मैम वॉइस में दिक्कत आ रही है, या विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है, दिख नहीं रही है स्लाइड, तो मुझे वहीं से आपकी शिकायतें पता चलती है। या कभी कभी जब आप अप्रिशिएट करते हो, तारीफ करते, तो वो भी मुझे वहीं से पता चलता है। तो कोई भी दिक्कत हो क्लास में, आपको लगता है कि मैम बस क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, एक्सप्लेनेशन पे फोकस नहीं करना है, तो वो भी चीज आप मुझे बता सकते हैं। ये टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए है, और अगर ये आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं रहेगा तो फिर समय बर्बाद करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्लास, कोई भी दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए और किस तरीके का प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर जैसे पूछा गया है कौन कौन सी समिति जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। आप सभी ने बहुत बार पढ़ा है बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में, ठीक है, LM सिंघवी कमेटी के बारे में भी आपने पढ़ा है, GV राव कमेटी के बारे में भी पढ़ा है, और यहाँ पर गॉडगिल समिति दी गई है, ये भी आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। तो क्लास ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको बलवंत राय मेहता कमेटी पे ध्यान देना है। 1957 में अपॉइंट की गई थी। कितनी बार मैंने आज आपको रिवाइज करा दिया है। 3 टायर सिस्टम की बात की गई है, ठीक है। ग्राम में ग्राम पंचायत गांव में होगा, ब्लॉक में पंचायत समिति होगा और जिला में जिला परिषद होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर 20 साल बाद कौन सी कमेटी दिखी है आपको? अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने क्या कह दिया? 2 टायर सिस्टम की बात कर दी, 2 स्तरीय की बात कर दी, स्तरीय प्रणाली की बात कर दी, जिसमें इन्होंने मंडल पंचायत की बात की और जिला परिषद की बात की, ठीक है। इसके बाद आपकी गॉडगिल समिति आती है 1988 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। यह समिति इस सवाल पर विचार करने के लिए बनी थी कि पंचायती राज संस्थाओं को कैसे प्रभावी बनाया जा सके। तो यहाँ पे ईयर याद रखिएगा 1988। फिर आप याद रखिएगा यहाँ पर 1985 और 1986 का भी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 1957 के बाद आप अशोक मेहता कमेटी याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप याद रखेंगे GVK राव कमेटी। अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चले तो GVK राव कमेटी ने क्या कहा? जिला परिषद भारत के पंचायती राज व्यवस्था में प्रमुख संस्था होनी चाहिए। 1986 में LM सिंघवी कमेटी आई, जिसने की स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक मान्यता की बात की। यहाँ पर पूछा जाता है कि किसने बोला कि जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उसको हमें एक संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, मान्यता देनी चाहिए। तो ये
किस कमिटी ने रिकमेंड किया था? एल.एम. सिंघवी कमिटी में। ये चीज याद रखिएगा क्लास, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एल.एम. सिंघवी कमेटी में और बलवंत राय मेहता कमेटी में। बलवंत राय मेहता कमेटी को हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर्म करने में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन जब संवैधानिक दर्जा की बात आएगी, संवैधानिक मान्यता की बात आएगी, तब हम एल.एम. सिंघवी की बात करते हैं, जिसको कि 1986 में अपॉइंट किया गया था। इतनी चीज क्लियर हो गई ना क्लास? और फिर आप यहाँ पर सारे कमिटीज लिखे हुए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इतनी चीजें क्लियर ना? तो आप बताएंगे सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, बी.आर. मेहता। उसके बाद हमने किसकी बात की? हमने बात की अशोक मेहता कमेटी की, एएम लिख दे रही हूं मैं। फिर उसके बाद हमने बात की जी.वी.के. राव कमेटी की। ठीक है, फिर उसके बाद एल.एम. सिंघवी कमेटी की। फिर उसके बाद हमने बात की गॉडगिल कमेटी की। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा। चलिए, इतनी चीज क्लियर हो गई। ईयर याद रखिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछेगा तो आप आराम से बता लेंगे। थर्ड प्रश्न को अब हम देखते हैं। सहस्त्र विद्रोह पथ को अनुच्छेद 352 में सम्मिलित किया गया था। तो बताइए, आर्टिकल 352 में आर्म रिबेलियन को हमने किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा था? 42nd, 74, 44 या फिर 74? तो यहां पर यह आसान प्रश्न है ना, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर आपका सही उत्तर होगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। ठीक है, पहले अगर हम देखेंगे तो यहां पर आर्म रिबेलियन नहीं था, सहस्त्र विद्रोह नहीं था, आंतरिक अशांति की बात की गई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात की गई थी। तो आंतरिक अशांति जो थी उसको रिप्लेस कर दिया गया सहस्त्र विद्रोह से। ठीक है, कब? 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इंग्लिश में भी बता दो, इंटरनल डिस्टर्बेंस को किससे रिप्लेस किया गया? आर्म रिबेलियन से। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा इमरजेंसी के बारे में रिवाइज करा देती हूँ। इमरजेंसी की जब भी हम बात करते हैं अपने संविधान में, तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, जिसको कि हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और वित्तीय संकट की हम बात करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी की। आर्टिकल आपका 352 है, 356 है और 360 है। इतना क्लियर है, आप सभी को पता भी होगा। अब ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन, इनको डिक्लेयर करने के लिए क्या ग्राउंड है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर सहस्त्र विद्रोह की, आर्म रिबेलियन की हमने बात की ना, और हमने आपको बताया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये शब्द जोड़ा गया है। इसके पहले जब हम बात करते हैं तो कौन सा शब्द था? आपका था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, जिसको कि हम आंतरिक अशांति कहते हैं। इसको रिप्लेस कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो अगर परीक्षा में कभी भी आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल आपकी किन 3 कंडीशंस में लगेगा, तो आप बताएंगे वॉर, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म रिबेलियन। ये 3 कंडीशन पे ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आपकी फेल कर जाए। ठीक है, ये चीज आपको पता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो आपकी फेल कर जाए तो उस समय क्या लगता है? उस समय राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको पता है जब फाइनेंशियल वित्तीय संकट आए, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी रहेगी, तब आपका क्या होगा? तब वित्तीय संकट आएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर हम देख लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हिंदी वालों के लिए, तो यहाँ पे संवैधानिक तंत्र की हम बात कर रहे हैं। संवैधानिक तंत्र आपका जब फेल कर जाए, जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपके सेंटर के ऑर्डर्स को ना फॉलो करें और गवर्नर कह दे कि ये नहीं फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, तब भी वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा रही थी। चलिए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करें, आपको पता है जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी क्लास, तो तभी लगेगी जब यहां पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये चीज याद रखिएगा, और लिखित में यहां पे ध्यान रखिएगा। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल बहुत ही जरूरी है। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो यहां पे याद रखिएगा, 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक है,
दोनों हाउसेस द्वारा इसको अप्रूव्ड होना चाहिए। क्या लिखा है? अप्रूवल बाय बोथ हाउसेस बाय स्पेशल मेजोरिटी विद इन 1 month ऑफ इश्यू ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, जब भी बोला गया कि नेशनल इमरजेंसी लगने वाली है, ठीक है, तो उसके 1 महीने के अंदर जो दोनों सदन है उनको इस नेशनल इमरजेंसी को, राष्ट्रीय आपातकाल को अप्रूव करना पड़ेगा बाय स्पेशल मेजोरिटी। ये चीज याद रखिएगा। यहां पर प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे तो 2 month है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे तो 2 महीने हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में सिंपल मेजोरिटी याद रखिएगा और प्रेसिडेंट रूल में स्पेशल मेजोरिटी। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं उसको एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न यहां बनेगा तो एग्जामिनर आपको कहां कंफ्यूज कर सकता है? वो आपको कंफ्यूज कर सकता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में दे, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में दे, और कहे कि विशेष बहुमत से इससे पास होना चाहिए विद इन 2 month ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। ठीक है, 2 महीने के अंदर, ठीक है, विशेष बहुमत से इससे पारित होना चाहिए। तो आप कहेंगे नहीं, जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो हम विशेष बहुमत की बात करते हैं, हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी से दोनों सदनों द्वारा इसे पास होना चाहिए 1 महीने के अंदर। एकदम इसको दिमाग में फीड कर लीजिए, 1 महीने के अंदर। और जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लिख रही हूं मैं 356 वाले की, तो यहां पर भी हमें स्पेशल मेजोरिटी की ही जरूरत होती है, लेकिन यहां पर 2 महीने के अंदर की बात की गई है। ठीक है, 2 महीने के अंदर इसे पास होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं 360 की फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो यहां पर हमने विशेष बहुमत की बात नहीं की है, यहां पर हमने साधारण बहुमत की बात की है, सिंपल मेजोरिटी की। ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए इस टर्म की हेराफेरी कर सकता है। तो आप याद रखेंगे यहां पर हमने सिंपल मेजोरिटी की बात की है और 2 महीने के अंदर। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास? परीक्षा में कहां आपको कंफ्यूज कर सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो आपातकाल लगा है उसको हमें क्या करना है? हटाना है। तो कैसे कैसे हट सकता है? प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी आपातकाल हटा सकता है, और दूसरा अगर लोकसभा रिजोल्यूशन पास करे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जब भी हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, विशेष बहुमत की जरूरत होती है, वो भी दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से इसे पारित होना चाहिए। लेकिन जब इन्हें हटाने की बात आती है तो लोकसभा अगर आपका पास कर दे तब भी ये हट जाएगा। यहाँ पे राज्यसभा की जरूरत नहीं है, लगाने के लिए राज्यसभा की आवश्यकता होती है, उसमें रोल है, लेकिन हटाने के लिए नहीं। प्रेसिडेंट रूल को कभी भी राष्ट्रपति हटा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो ये आपके 1962, 71, 75 में लग चुकी है। प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे तो ये तो हमेशा लगता ही रहता है। आप देखते हैं कि इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, यहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। तो क्लास इस स्लाइड का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आशा करती हूं जो चीज मैं आपको समझाने की प्रयास कर रही थी वो आपको समझ में आया। कहां कहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है इस टॉपिक से, वो सारी चीज मैंने आपको बता दी। अगर बहुत डिफिकल्ट बनाने का प्रयास करेगा तो यहां पर 1 मंथ को 2 मंथ कर देगा, 2 मंथ को 1 मंथ कर देगा, स्पेशल मेजोरिटी को सिंपल मेजोरिटी कर देगा। ठीक है, या फिर जो अमेंडमेंट हुआ है वो उससे पूछ लेगा। तो सारे जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आपके परीक्षा में वो मैंने आपको बता दिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न। डॉपलर प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो बताइए। हवाई अड्डों पर विमान का मार्गदर्शन करने के लिए, ग्रहों और तारों के वेग को मापने के लिए। तो डॉपलर इफेक्ट का बात किया गया है यहां पर। तो यहां पर दोनों जगह डॉपलर इफेक्ट का यूज किया जा सकता है। तो उत्तर क्या होगा आपका? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट का यूज हम कर सकते हैं एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट को गाइड करने के लिए, और वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स और स्टार को मेजर करने के लिए भी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही नहीं है? तो देखिए, ये तो विटामिन से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में हर साल रिपीट ही हो जाते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी विटामिन वाले जो प्रश्न है ना उसको एकदम रट डालो कि किन विटामिन का सोर्स क्या है पूछ लेता है,
ठीक है, कितनी बार पूछा है कि विटामिन सी का सोर्स क्या है, जिसमें आंवला दिया रहता है आपको ना, तो ये सब बहुत बार पूछा है, तो इसको छोड़ने की गलती मत करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं रक्त का थक्का बनने का समय बढ़ जाता है, इंक्रीज द ब्लड क्लॉटिंग टाइम, अगर कौन से विटामिन की कमी होती है। ठीक है, कमी की बात की गई है, डेफिशिएंसी में कौन से डिजीज आपको होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन B3 की बात की गई है, तो पेलाग्रा होता है, विटामिन B12 की कमी से बेरी दिया है, और विटामिन D की कमी से रिकेट्स दिया गया है। तो आप जल्दी से बता दीजिए सही उत्तर क्या होगा। आपको पता है जब भी विटामिन डी की कमी होती है तो इससे क्या होता है, इससे रिकेट्स होता है। ठीक है, एक तरीके से आपकी हड्डी कमजोर हो जाती है, हड्डी में विकार देखा जाता है। फिर जब हम बात करते हैं विटामिन B3 की, तो यहाँ पर विटामिन B3 का क्या नाम है, नियासिन है, याद रखिएगा क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है, नियासिन। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा पेलाग्रा होता है, एकदम सही है। ठीक है, फिर विटामिन के की कमी से क्या होता है, जो रक्त में जो थक्का जमता है, क्लॉटिंग जमता है, वो नहीं जम पाता है आसानी से, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये भी सही है, लेकिन विटामिन B12 की कमी से बेरी नहीं होता है, ये आपका गलत है। बेरी अगर हम देखेंगे तो किसकी कमी से होता है बताइए, विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, जिसको कि हम थायमीन कहते हैं। तो यहां पर आप याद रखिएगा, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, अरे सॉरी बी नहीं, सी हो जाएगा, सी। ठीक है, सी हो जाएगा। जो बेरी है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से, जिसको कि हम थायमीन कहते हैं। क्लियर हो गया ना क्लास, परीक्षा में ये सब प्रश्न बनता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्लास नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होता है। और मैंने आपकी परीक्षा में जो प्रश्न देखे हैं वो क्या करता है, नाइट ब्लाइंडनेस को कलर ब्लाइंडनेस से चेंज कर देता है, विटामिन ए लिख देता है और बगल में लिख देता है कलर ब्लाइंडनेस। तो स्टूडेंट जल्दी से देखते हैं और वो इसको समझ नहीं पाते और इसको टिक लगा के चले आते कि ये सही है। याद रखिएगा, जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, ये आपकी हेरिडिटरी डिजीज है। ठीक है, और जो नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, रतौंधी है, वो विटामिन ए की कमी से होता है। ये चीज एकदम अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, परीक्षा में जब आप प्रेशर में होते हैं तो ये सिली मिस्टेक करके आते हैं, इसलिए मैंने आपको विटामिन ए के बारे में भी बता दिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, कौन कौन से विटामिन आपके फैट सॉल्युबल होते हैं, कौन कौन से वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो विटामिन बी और सी जो है, यही आपका जो है, ये आपका वाटर सॉल्युबल डिजीज है। ठीक है, अरे वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन खाली बी और सी है। डेका की बात करेंगे तो ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना क्लास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न पे। नीति घाटी भारत के निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में स्थित है। तो नीति वैली कहां पर लोकेटेड है बताइए, लद्दाख में, सिक्किम में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में, बताइए। तो ये आपका कहां पर है, ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग दर्रा की बात करते हैं ना, पास की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था, याद रखिए, लिप नीतिमान, ये सब कहां पर है, लिप नीतिमान, ये सारे आपके उत्तराखंड में हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज को हम लोग रिवाइज करते हैं। क्लास, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और आज प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपके लिए क्लास यूजफुल है कि नहीं। चंबा वैली की जब हम बात करते हैं तो चंबा वैली आपका कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने सारे सी वाले जो है एक जगह नोट करके लाई हूं। चंबा वैली कहां पर है बताइए, हिमाचल प्रदेश में है। चंबल वैली की बात करेंगे, चंबा जो है हिमाचल प्रदेश में, चंबल तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में है। चेनाब वैली की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया। चुम्बी वैली की बात करेंगे तो ये तिब्बत रीजन में है। ठीक है, याद रखिएगा, सिक्किम की तरफ तिब्बतियन उधर है, तिब्बत रीजन में है। फिर कंबन वैली की हम बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ तो जल्दी से रिवाइज करिए। चंबा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, चंबल मध्य प्रदेश, चेनाब जम्मू एंड कश्मीर, चुम्बी वैली आपका कहां पर है, सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में थोड़ा सा तिब्बतियन रीजन की तरफ है ये। कोम्बन वैली की हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, तमिलनाडु।
इसी तरीके से और देखते हैं हम, साइलेंट वैली कई बार पूछा है, केरल में है, ठीक है। सिंध वैली आप याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। सोलांग वैली याद रखिएगा क्लास, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अभी हमने चंबा वैली भी कहाँ देखी है, बता दीजिए जल्दी से, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर उसके बाद सून वैली की जब हम बात करेंगे तो ये आपका पंजाब में है और जम्मू कश्मीर में है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला एरिया, वो नहीं, ये जो पाकिस्तान में जो पंजाब है वहां की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पंजाब पाकिस्तान वाला एरिया में जो है। फिर जम्मू एंड कश्मीर में है। स्पीति की हम बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत में है, ठीक है। सुरू वैली की हम बात करेंगे तो ये लद्दाख रीजन में है। नुब्रा वैली परीक्षा में पूछा है, लद्दाख में, ट्रांस हिमालयन रीजन में है, ठीक है। पतरातू जो है वो कहां पर है, झारखंड में है। पांगी वैली हिमाचल प्रदेश में है। पार्वती आपका हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है और पिंडार वैली कहां पर है, कुमायूं रीजन जो है वो उत्तराखंड में है। तो क्लास आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं वीडियो को पॉज कर रही हूं। परीक्षा में वैली से प्रश्न पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट वैलीज है, देख लीजिए एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन शिशुधानी वाला प्राणी नहीं है, ठीक है। मार्सुपियल बोलते हैं, तो यहाँ पे कोला, बोबांड, ठीक है, कंगारू चूहा, तस्मान भेड़िया। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। देखिए यहां पर ना आपने कंगारू चूहे की बात नहीं करी, मैं कंगारू की बात करी। कंगारू को आपने देखा है ना, कंगारू अपने थैले में अपने बच्चे को रखते ना ऐसे। अगर देखिए मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है, अगर ये कंगारू है, ठीक है, ये कंगारू का पैर है, ऐसे मान के चले हम, मेरी आर्ट नहीं अच्छी है। यहाँ पे थैला रखा रहता ना, थैले में अपने बच्चे को लिया रहता है। तो बताइए शिशुधानी वाला प्राणी कौन नहीं है, तो यहाँ पर कंगारू चूहा नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सी आपका सही उत्तर है। अब कंगारू देख के चूहा देख के मत कंफ्यूज हो जाएगा, ये आपका मार्सुपियल एनिमल नहीं है। सी आपका सही उत्तर है। 8वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सनराइज इंडस्ट्री शब्द को परिभाषित करता है, तो बताइए कौन सा करता है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित उद्योग, फिर अर्थव्यवस्था के नए और तेजी से बढ़ते उद्योग, फिर फेसबुक और गूगल जैसे बड़े सॉफ्टवेयर उद्योग, या फिर उपयुक्त उपभोक्ता वस्तु उद्योग। तो यहां पर आपका सही क्या है। जब हम सनराइज इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, गुड्स इंडस्ट्री की नहीं। क्या हम बिग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जैसे फेसबुक, गूगल, नहीं। क्या हम इंडस्ट्री रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर बात करते हैं, नहीं। हम न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। सनराइज नाम से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था के नए और तेजी से बढ़ते उद्योगों की बात यहाँ पर की जाती है। बी जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 9वां प्रश्न। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मनी बिल की बात की गई है क्लास, तो ध्यान से पढ़िए एक एक स्टेटमेंट को। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके समय लेकर भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो धन विधेयक जो है इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए क्या सही है। मनी बिल को क्या हम खाली लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, हाँ या ना बोलिए। हाँ एकदम सही है, इसको हम राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसे मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, बताइए। जो आपका मनी बिल है उसको मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, बोलिए हाँ या नहीं, क्या होगा आपका। तो ये आपका सही है, ठीक है। केवल मंत्री को ही संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति होती है, ये सही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें, इसे राज्यसभा द्वारा केवल 2 सप्ताह की अधिकतम अवधि के लिए ही रखा जा सकता है, ये भी आपका सही है। 14 दिन आपका बुक्स में दिया रहता है, तो 2 सप्ताह लिख दिया है तो बाल मत खुजलाने लगना, 14 डेज ही हो गया 2 सप्ताह, ठीक है। 14 दिन के लिए ना वही 2 सप्ताह की बात की गई है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना भी इसे प्रस्तुत किया जा सकता है, ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये गलत है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति से मतलब परमिशन लिए मनी बिल को नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्लास मैंने आपको बता दिया जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले आप याद रखेंगे धन विधेयक को हम संविधान के अनुच्छेद 110 में देखते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आपको पता है कि जो धन विधेयक है वो खाली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, केवल एक मंत्री को संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति होती है,
ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। जो राज्यसभा है वो धन विधेयक को, जब हम धन विधेयक की बात करें, मनी बिल की बात करें, तो राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है, ये याद रखिएगा। खाली वो 14 दिन के लिए उसे अपने पास रख सकता है। 14 दिन बाद राज्यसभा को इसको, अगर वो कोई अमेंडमेंट चाहता है, कोई चेंज चाहता है किसी प्रोविजन में, तो वो रिकमेंड कर सकता है। अगर नहीं करता है तो उसको पास माना जाता है, ये चीज याद रखिएगा। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकता है, बस आपको बोल सकता है, मतलब लोकसभा को। धन विधेयक को राज्यसभा की सिफारिश के साथ या बिना लोकसभा में वापस किया जा सकता है। अगर कोई सिफारिश है तो राज्यसभा देगी, अगर नहीं है तब भी वो वापस हो जाएगा 14 दिन बाद। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के पास राज्यसभा की सिफारिश को अस्वीकार करने या स्वीकार करने की भी शक्ति होती है। लोकसभा चाहे तो राज्यसभा के रिकमेंडेशन को माने, अगर ना चाहे तो ना माने, मतलब कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है राज्यसभा के पास धन विधेयक को लेकर, ठीक है। और धन विधेयक को लोकसभा से अनुमोदन के बाद ही राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए भेजे जाने से पहले धन विधेयक को राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तो मैंने आपको बता दी ना, राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। कभी अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि क्या जो मनी बिल है उसको प्रेसिडेंट चाहे तो फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो आप याद रखेंगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं भेज सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति या तो केवल इसको स्वीकार करेगा या तो अस्वीकार करेगा, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, ठीक है। और ज्वाइंट सिटिंग की बात भी धन विधेयक में नहीं है। हम देखते हैं ना, जब भी कोई जैसे कभी भी डेडलॉक होता है, ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग करा दी जाती है लोकसभा राज्यसभा में। जैसे अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई बिल है, ठीक है, और यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा में क्या करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग करा दी जाती है। लेकिन मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा क्लास, जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। राज्यसभा खाली 14 दिन तक होल्ड पे रख सकती है, ठीक है। यहाँ पर राज्यसभा जो भी सजेशन देगी, लोकसभा पर के पास पावर है कि वो उसके सजेशन को अपनाए ना अपनाए, जैसे मन करे वैसे पास करे, ठीक है। फिर यहाँ पर राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, ये सारी चीज, और संयुक्त बैठक नहीं होती है। चलिए 10वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दक्षतापूर्ण निष्क्रियता की नीति अपनाई गई? तो यहाँ पे मास्टरली पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी की बात की गई है। तो बताइए किसके द्वारा अपनाई गई थी? यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड क्लाइव द्वारा, नीनो डी ऊना द्वारा, या फिर जॉन लॉरेंस द्वारा। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए मुझे, ABCD में से सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो आपका है डी, जॉन लॉरेंस, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? केमिकल चेंज की बात यहाँ पे की गई है कि कौन सा केमिकल चेंज का उदाहरण है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, दूसरा आपको दिया गया जल में चीनी का घुलना, फिर मोम का पिघलना, फिर आपको दिया भोजन का पकना। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? बर्फ का पिघलने की बात हम करेंगे, ठीक है। तो बर्फ का पिघलना या पानी में शक्कर का घुलना या फिर मोम का पिघलना, ये सब कैसे चेंजेस है? ये सब भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है, ठीक है। लेकिन जब खाने की पकने की बात करते हैं तो ये खाने का पकना जो है वो आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना क्लास? अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व से पश्चिम दिशा में पहाड़ियों की सही व्यवस्था है? तो बताइए। चलिए थोड़ा समय लेना हो तो ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ABCD में से सही उत्तर आपका क्या होगा? वीडियो को पॉज करिए क्लास, समय लगेगा आपको थोड़ा सा। तो ABCD में से सही उत्तर क्या है आपका? यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है A, मिस्मी अबोर मिकिर जयंतिया। यहाँ पर हम देख लेते हैं मैप के थ्रू। अगर आप देखेंगे सबसे पहले सारे हिल्स को देखते हैं। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, आपको पता है गारो, खासी, जयंतिया मेघालय रीजन हो गया, ठीक है। फिर आपको इधर मिकिर हिल्स दिख रही है,
ठीक है, इधर आपको नागा हिल्स दिख रही है, इधर मीजो हिल्स दिख रही है, ठीक है, इधर बरेल हिल रेंज दिख रही है, इधर डफला हिल्स दिख रही है, पटकई बम दिख रहा है और इधर मिश्मी हिल्स दिख रहा है। ठीक है क्लास, ये चीज क्लियर है। अब देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया था, ईस्ट टू वेस्ट की बात की गई थी। तो अगर हम ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे और आपको पता है कि यहां पर मिश्मी हिल्स आपको दिख रही है ना, देखिए, तो यहां पर जो ऑप्शन दिया है आपको ये पता है खाली कि जो मिश्मी हिल्स है वो हमारी ईस्ट में है। देखिए, ये देखिए यहां पर ऐसे आपका मैप है, ये मिश्मी हिल्स। तब भी आप इस प्रश्न के उत्तर को बता सकते थे अगर आपको यही पता था कि सबसे ईस्ट में आपका मिश्मी हिल्स है। देख रहे हैं आप। फिर आपको पता है जो जयंतिया है, गारो खासी जयंतिया, ये सब कहां पर है, ये सब आपका मेघालय में, तो इधर के रीजन में हम लोग आ गए। तो याद रखिएगा क्लास, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को ना ढंग से देख लीजिएगा, इसका फिजिकल मैप भी देख लीजिएगा आप लोग, और यहाँ पर कौन कौन सी रिवर है, ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। और यहाँ पर जो आपके नेशनल पार्क है वो भी देखिएगा। वैसे मैं आपको टेस्ट में रिवाइज कराती आ रही हूँ और अभी आगे कराऊंगी भी। तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया, बरेल हिल्स, नागा हिल्स, पटकई बोम, मिश्मी हिल्स, डफला हिल्स, मिजो हिल्स, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न। गिनी गुणांक की बात की गई है, ये परीक्षा में पूछा गया है। गिनी कोफिशिएंट की बात करें तो ये किस चीज से रिलेटेड है, पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड है, जनसंख्या वृद्धि से, जेंडर पैरिटी से रिलेटेड है, लिंग समानता से, इनकम इनइक्वालिटी से, आय असमानता से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है इनकम इनइक्वालिटी से। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। एक बार मैंने आपसे लॉरेंस कर्व के बारे में भी पूछा था। ठीक है, तो लॉरेंस कर्व भी जो था वो किससे रिलेटेड था, इनकम से रिलेटेड था, इनकम इनइक्वालिटी से। जो गिनी कोफिशिएंट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लॉरेंस कर्व के लिए अगर गिनी कोफिशिएंट आपका 0 है, ठीक है, जो कि यहाँ पे रेड लाइन इंडिकेट करिए, ये आपका लॉरेंस कर्व है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये लॉरेंस कर्व है। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ आपका पॉपुलेशन दिया गया है, एक तरफ परसेंट ऑफ जो पॉपुलेशन की जो इनकम है उसकी बात की गई है। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट जब आपका 0 है, जो कि ये शो कर रहा है, तो यहाँ पे परफेक्ट इक्वालिटी है। याद रखिएगा, पूरी तरीके से पूर्ण समानता है। जब गिनी कोफिशिएंट 0 होता है तो पूर्ण समानता होती है, और जब गिनी कोफिशिएंट आपका 1 होता है तो वहां पर पूर्ण असमानता होती है, जो कि ब्लू लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए क्लास, आपके परीक्षा में क्या क्या पूछ सकता है, लॉरेंस कर्व के बारे में पूछ सकता है। लॉरेंस कर्व किस चीज से रिलेटेड है, यहाँ पर हम इनकम इनइक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब यहीं पर लॉरेंस कर्व में मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनिएगा, जब गिनी कोफिशिएंट आपका 0 है, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए 0 और 1 को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जब गिनी कोफिशिएंट जो है वो आपका 0 है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर आपका पूर्ण, समझ रहे हैं, पूर्ण समानता है, मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जब ये आपका 1 है तो यहाँ पर पूर्ण असमानता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, परफेक्ट इनइक्वालिटी है। तो याद रखिएगा, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा 1 है तो मतलब अच्छा है, 1 है तो मतलब समानता होगी, और 0 है तो असमानता होगी। लेकिन ठीक इसका उल्टा है, जब 1 है तो पूर्ण असमानता दर्शाता है, और जब 0 होता है तो पूर्ण समानता दर्शाता है। क्लियर हो गया ना क्लास, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, 14वां प्रश्न। ग्रामीण अवसंरचना और विकास कोष RIDF की बात की गई है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड। इसको कौन मैनेज करता है, डायरेक्ट प्रश्न है। SBI, RBI, ठीक है, या फिर नाबार्ड, या फिर RRB, जिसको कि हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं। तो बताइए कौन मैनेज करता है आपका, तो ये आपका मैनेज करता है नाबार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने एक चीज आपको कई बार बताई है, नाबार्ड जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया था, तो ये आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना के थ्रू। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है क्लास, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पुरस्कारों की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस के अवार्ड की कैटेगरी में कौन सा नहीं है, बताइए। विश्वेश्वरैया सौर्य पुरस्कार, अब्दुल कलाम सौर्य पुरस्कार, कल्पना चावला सौर्य पुरस्कार, या फिर दिवाकर सौर्य पुरस्कार। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है,
तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है यहाँ पर अब्दुल कलाम सोलर अवार्ड इसकी कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल सोलर एलियांस पुरस्कार को देखेंगे तो यहाँ पर मेनली आपकी 3 श्रेणियां हैं, जिसमें कि कल्पना चावला जो कि हमने देखा, फिर विश्वेश्वरैया, फिर दिवाकर सौर्य पुरस्कार, ये 3 है। अगला देखते हैं 16 प्रश्न को। राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कीजिए। यह मिशन नई योजनाओं की शुरुआत एवं लक्ष्यों को शामिल करता है। दूसरा है यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? एनएनएम से रिलेटेड, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से रिलेटेड कौन सा आपका करेक्ट है बताइए। यहाँ पर द मिशन इनकम्पासेस द लॉन्च ऑफ न्यू स्कीम्स एंड टारगेट बोला गया है, बताइए। बताइए, यह मिशन नई योजनाओं की शुरुआत एवं लक्ष्यों को शामिल करता है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रमुख है। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्लास, ये जो दोनों योजनाएं, दोनों स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ये दोनों गलत है, ये दोनों ही आपके गलत है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जब हम बात करते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा आप याद रखेंगे जब हम बात करते हैं या इसका मेन लक्ष्य क्या है, तो नवजात शिशु से लेकर 6 वर्ष की आयु के शिशु, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं से बच्चों की पोषण की स्थिति में सुधार करना। और यहाँ पर देख लीजिए, या नई योजना को शुरू करने का यहाँ पर कोई भी लक्ष्य नहीं था, लेकिन इसमें कुपोषण को समाप्त करने के लिए एक तंत्र बनाने स्थापित करने पर फोकस था, जहां पर जो रोल था आईसीटी द्वारा, ठीक है, ये याद रखिए आईसीटी ने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था, क्योंकि यहाँ पर टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है, यहाँ पर पूरा टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया गया इसको। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये एक नई योजना को शुरुआत करने का यहाँ पर कोई भी लक्ष्य नहीं था। जो आपकी योजनाएं चल रही थी, ठीक है, उन्हीं योजनाओं पर और फोकस देना था। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताओं थे, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, उनको प्रोत्साहित करना था, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करके पूरा उस पर फोकस करना था, मतलब जो था इसको इम्प्रूव करना था। तो यहाँ पर आपका डी जो है वो सही उत्तर है। चलिए 17 प्रश्न को देखते हैं। व्यापारी के रूप में भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपीय समुदाय था, कौन सा था बताइए? डच था, पुर्तगाली था, ब्रिटिश था या फिर फ्रांसीसी था? तो एबीसीडी में से आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है पुर्तगाली। आपको पता है 1498 में कालीकट तट पर वास्को डिगामा आया था, ठीक है। उस समय कालीकट का राजा कौन था? जैमोरिन था। ये सारी चीजें परीक्षा में पूछा जाता है। और अगर हम देखेंगे व्यापार की दृष्टि से भारत में आने वाले जो आपके यूरोपीय हैं उनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर उसके बाद इंग्लिश, मतलब ये अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, ठीक है, याद रखिएगा PDEF, ठीक है। PDF पढ़ते हो ना, बीच में ई कर देना। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर आपका अंग्रेज, फिर उसके बाद आपकी फ्रांसीसी, यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 18 प्रश्न को देखते हैं। किगाली समझौता संबंधित था, किगाली एग्रीमेंट की बात की गई है, तो किगाली अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था? एग्रीमेंट किससे रिलेटेड था बताइए? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, ओजोन क्षयकारी पदार्थों से, हैजार्डस मटेरियल से, स्थानीय कार्बनिक प्रदूषकों से। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुझे जल्दी से बताओ। तो देखिए क्लास, आपने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में पढ़ा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात की गई थी और उनके जो यूज था उनको प्रोहिबिट करने की बात की गई थी। इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आगे चलकर किगाली अमेंडमेंट किया गया, जिसको कि हम किगाली एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो किगाली समझौता है वो आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट एक्यूरेट चीज है वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। किगाली अमेंडमेंट के थ्रू क्या कहा गया कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उनके भी उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई। भले ही ये डायरेक्टली आपके ओजोन डिप्लीशन में योगदान नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनसे ग्लोबल वार्मिंग और
क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये चीज याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही एक अमेंडमेंट किया गया था जिसको कि हम किगाली अमेंडमेंट कहते हैं, किगाली एग्रीमेंट कहते हैं, और इस पे पूरी तरीके से फोकस किस पे किया गया था? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे। ये चीज याद रखिएगा। तो ए आपका सही उत्तर है। ठीक है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात करेंगे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिएगा आप लोग। यहां पर देखिए, वर्ष 2016 में वैश्विक समुदाय ने सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए रवांडा के किगाली में एक नया समझौता किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही ये अमेंडमेंट किया गया था जिसमें HFC को जोड़ा गया। याद रखिएगा, जो HFC है वो आपका क्या है? ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन और फ्लोरीन युक्त कार्बोनिक यौगिक है। समानता क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षारीय पदार्थों के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाता था इसे, और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में इसका उपयोग किया जाता था। हालांकि HFC जो है ओजोन परत के क्षय के लिए CFC जितना हानिकारक नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि जैसी ग्रीन हाउस गैसेस की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव पैदा करने के लिए 1000 गुना अधिक क्षमता रखता है ये। क्लास ये चीज क्लियर हुई ना? ये चीज आप याद रखिएगा। जब भी हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की बात करते हैं। ठीक है, इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आपका एक अमेंडमेंट किया गया था जिसको कि हम किगाली अमेंडमेंट या किगाली एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिसमें कि हमने किसके यूज पर प्रोहिबिशन की बात की थी? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन के क्षरण के लिए उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जितना कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपके परीक्षा में एक बार मैंने देखा तब पूछा था, जिसमें कि लिखा था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन। तो वहां पर नहीं, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इनसे 100 गुना ज्यादा, ठीक है, 1000 गुना ज्यादा क्षमता रखता है ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के लिए। तो ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ए आपका सही उत्तर है यहाँ पर। चलिए अगला हम देखते हैं 19 प्रश्न। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो यहां पर आपको बताना है 2015 में, 2016 में, 2019 में कि 2020 में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर ये बी आपका जो है वो सही उत्तर होगा। 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपकी शुरू हुई थी। 20वां प्रश्न देखते हैं। वे कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा कर राजस्व में वृद्धि की जा सकती है? टैक्स रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज, यहाँ पे बात की गई है। तो बताइए, प्रत्यक्ष दरों में, प्रत्यक्ष कर दरों में, जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस है उनको बढ़ाने में, ठीक है, या फिर जो कर आधार में वृद्धि है, जो टैक्स बेस है उसको मतलब उसमें वृद्धि कर दी जाए, कर अनुपालन को लागू करने में। तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि टैक्स रेवेन्यू को अगर इंक्रीज करना है तो ये सब इंपॉर्टेंट है, सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे। डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा, जो टैक्स बेस है उसको आप बढ़ाएंगे तब भी होगा, ठीक है। और टैक्स को अगर आप वो करेंगे अनुपालन करने की बात करेंगे, कंपाइलेंस की बात करेंगे तो वो भी होगा। तो डी आपका सही उत्तर हो गया। आसान प्रश्न था ये। 21वां प्रश्न हम देखते हैं। तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए बताइए कौन सा सही नहीं है। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में रामचरितमानस लिखा। अब्दुल फजल के आईने अकबरी में इनका उल्लेख मिलता है। वे दरबारी कवि नहीं थे। तो बताइए कौन सा सही नहीं है? तो बताइए, वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, सही है, ठीक है। अब्दुल फजल के आईने अकबरी में इनका उल्लेख मिलता है, सही है। वे दरबारी कवि नहीं थे, सही है, ठीक है। लेकिन बताइए, उन्होंने रामचरितमानस को संस्कृत भाषा में लिखा? नहीं, उन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा। इस वजह से ये गलत है। उत्तर सही क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न देखिए क्लास, यहां पर आपको बताना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया है? बताइए, 1773 में आया है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया है? भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया है? चार्टर एक्ट 1813 में आया है?
बताइए जल्दी से, चलिए देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 सही है ना। इसी के बाद आपको पता है 20 साल बाद एक और चार्टर एक्ट आता है 1833, ये सही है। भारत परिषद अधिनियम, भारत इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें 1909, जिसको कि हम क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। और इसी के 10 साल बाद वाले को हम क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। एक आपका सेक्रेटरी था और एक आपका क्या था, एक आपका वाइसरॉय था, ठीक है। चेम्सफोर्ड जो था वो वाइसरॉय था, मॉन्टेग्यू क्या था, सेक्रेटरी था। मिंटो की बात करेंगे तो ये वाइसरॉय था, मॉर्ले सेक्रेटरी था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सही है। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो ये आपका गलत है। 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया है, 1784 में। उत्तर सही क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। समझ में आ गया ना क्लास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया है। अगला देखते हैं 23rd। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। तो डायरेक्ट प्रश्न है। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात की गई है, तो बताइए 60, 61, 62, 63 सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा 61, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इम्पीचमेंट की बात करें तो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया कोई भी सदन द्वारा की जा सकती है, किसी भी सदन में इसको शुरू किया जा सकता है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। फिर जिस सदन में महाभियोग के आरोप को जिस सदन में स्टार्ट किया गया उसके 1/4 सदस्यों द्वारा इसे हस्ताक्षरित होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। जहां पर यह प्रक्रिया शुरू की गई है याद रखिए 1/4 द्वारा साइन होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति को 14 दिन की नोटिस भी देनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा, 14 डेज की। महाभियोग विधेयक सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है और एक बार उस सदन में पारित होने के पश्चात विधेयक जो है वो दूसरे सदन में पहुंच जाता है जो कि आरोप की जांच करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जिस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वहां के 1/4 सदस्यों द्वारा उस पर साइन होना चाहिए, फिर उसे 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर पारित हो गया तो दूसरे सदन में जाएगा वो, ठीक है। और जो दूसरा सदन है तो वो दूसरा सदन पहले क्या करेगा, उस विधेयक की जांच करेगा, ठीक है। उनके आरोप, जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच करेगा और यदि उन आरोपों की पुष्टि हो जाती है तो उसे फिर से विशेष बहुमत से विधेयक पारित करने की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार जैसे ही विधेयक दूसरे सदन में भी पारित हो जाता है तो उसके पारित होने की तिथि से ही राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास। किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हो रहा है उस हाउस के 1/4 मेंबर साइन करें, फिर 14 दिन की नोटिस दी जाती है प्रेसिडेंट को और 1/4 जो मेंबर साइन कर लेंगे तो उससे पारित कराया जाता है उसी सदन में, पहले ही सदन में। अगर वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो सेकेंड हाउस में जाता है। सेकेंड हाउस क्या करता है, आरोपों की जांच करता है और उसे भी फिर क्या करना रहता है कि अपने हाउस में, उसी हाउस में, सेकेंड हाउस में उसको पारित कराना रहता है। अगर वो पूर्ण बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। क्लियर हो गई ना क्लास चीजें। चलिए 24 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो जल्दी से बता दीजिए मुझे, कौन सी रामसर साइट आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य है ना, है। रुद्र सागर बताइए है कि नहीं। सरसई, फिर ऊपरी गंगा, नवाबगंज। तो देखिए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, उन्नाव में है ना, उन्नाव में है, ठीक है। ऊपरी गंगा है, ठीक है। सरसई की बात हम करेंगे तो सरसई कहां पर है, बताओ बताओ सरसई कहां पर है। इटावा में है, ठीक है, इटावा में है। यहाँ पर सांडी पक्षी विहार की हम बात करेंगे तो सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। रुद्र सागर उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहां पर है, ये त्रिपुरा में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 3 4 5। 1 3 4 5 कहां दिया गया, सी में दिया गया, सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए क्लास, ऊपरी गंगा ब्रजघाट से नरोरा विस्तार है, नवाबगंज उन्नाव में है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना अभी, नवाबगंज उन्नाव में। फिर
पश्चिम बिहार देखेंगे गोंडा में, समन, मैनपुरी में, समसपुर, रायबरेली में, सांडी, हरदोई में, सरसई, इटावा में, सुरसरोवर, आगरा में। ठीक है, अगला देखते हैं 25। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए बताइए, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है ये। दूसरा है, कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। दूसरा क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग का प्रावधान है। 280 में, 280 में आपका फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। ठीक है, इसके एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और फिर आखिरी दिया है, इनके सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं रखते हैं। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो बता दीजिए क्लास, क्या सही उत्तर होगा यहां पर। बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है, पहला आपको पता है ये जुडिशियल बॉडी है, सही है। 280 में बोला गया, सही है। यहाँ पे जो इसके चेयरमैन है, मेंबर है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सही है। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दे आर नॉट एलिजिबल, ये आपका गलत है। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 26वां। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है कब। तो जल्दी से बता दीजिए कब मनाया जाता है। 5 फरवरी को, 16 मई को, 9 अगस्त को, 17 अक्टूबर को। सही उत्तर क्या हो जाएगा। इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी डे आपका मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। अगला देखते हैं 27वां प्रश्न। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पे कैग जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट होता है वो किसको पेश करता है। पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, या फिर नन ऑफ द अबव को। तो बताइए, सबसे पहले हम कैग की बात करते हैं। तो कैग की बात हम किस आर्टिकल में करते हैं, 148 में करते हैं। ठीक है, और कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको पेश करता है, वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट के सामने पेश करता है, सबमिट करता है। ये याद रखिएगा, जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है, जो राष्ट्रपति है, वो इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश करता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका बी सही उत्तर है। ठीक है, और फिर आपको पता है लोक लेखा समिति जो है वो इनकी जांच भी करती है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, इन रिपोर्ट्स की। ये चीज क्लियर हो गई ना। तो कैग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट इन रिपोर्ट्स को दोनों हाउसेस में पेश करता है। फिर उसके बाद जो आपकी लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, वो इन रिपोर्ट की जांच भी करती है। अगला देखते हैं 28वां प्रश्न। 36 से 51 हमारा क्या है, ये तो आपको पता ही है ना। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या बोला गया है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डीपीएसपी के बारे में, नागरिकता के बारे में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में। तो ये तो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर डीपीएसपी के बारे में बोला गया है। और आपको पता है डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, आयरिश संविधान से इसको लिया गया है। ये चीज क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं 29 थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए आराम से। वीडियो को पॉज करिए क्लास। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात यहाँ पर की गई है। आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर यह पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में एक ग्राम सभा का प्रावधान करता है। बताइए सही है ना। हम ग्राम सभा की बात करते हैं जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे ये बोला गया है। यह प्रत्येक राज्य में प्रशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान करने की बात करता है। ये भी आपका सही है ना। त्रिस्तरीय की हम बात करते हैं व्यवस्था की। इसमें कहा गया है कि ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे। तो बताइए ये आपका सही है कि गलत है, बताइए। बताइए, सीधे लोगों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी संख्या के अनुपात में सीटें का आरक्षण करने की बात की गई है। ये भी किया गया। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है 1, 2, 3, 4 सभी सही है। बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा क्लास। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो मैंने आपको बता दिया है
वही सब चीजें यहाँ पर फिर से लिखी है। यहाँ पर हाँ, एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पर प्रत्येक राज्य में प्रशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान करने की बात कही गई है, लेकिन बोला गया है कि अगर 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य हैं तो वहां पर आपके मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 20 लाख वाले की बात की गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं होती है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर आपको पता है कि इसमें कहा गया है कि ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे। ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, ये याद रखिएगा क्लास। इतना चीज क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ पर लेकिन जब हम अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष का चुनाव थोड़ा सा अलग होता है ना। यहाँ पे जब मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, और चुने गए सदस्यों में से किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, इतना क्लियर हो गया। 30 प्रश्न को हम देखते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो बताइए, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1945 को हुई थी और पट्टाभी सीतारमैया को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पर पूछा गया आपका कौन सा सही है, तो बताइए इनमें से आपका कौन सा सही है? क्या संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1945 को हुई थी? किन किन स्टूडेंट को लगता है ये सही है? जिनको भी लगता है ये सही है वो गलत है, वो लोग गलत है। क्यों? क्योंकि जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ना कि 45 को। यही छोटी छोटी मिस्टेक आप लोग अपने पेपर में कर देते हैं। समझ में आया ना? 45 नहीं 46 होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको दिया गया है कि पट्टाभी सीतारमैया को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो आपको पता है कि नहीं, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, परमानेंट उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होना चाहिए। तो दोनों ही आपके बिल्कुल गलत है, डी सही उत्तर होगा, ठीक है क्लास। चलिए अगला देखते हैं 31। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट या सीजीआई? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ये तो आसान प्रश्न है। जब हम बात करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो उनको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। ये आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने के बाद होती है, यदि वह आवश्यक समझे उसके बाद, ठीक है। लेकिन जो सीजीआई की बात हम कर रहे हैं, चीफ जस्टिस की, तो उनको तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन जो अदर जजेस है ना उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन यहाँ पर वो परामर्श लेता है किसका? मुख्य न्यायाधीश का। ये चीज याद रखिएगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों की परामर्श यदि वह आवश्यक समझो की बात की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश का जो परामर्श है वो अनिवार्य होता है। यही चीज याद रखिएगा, ये अनिवार्य होता है। जब हम बात करते हैं अदर जजेस की, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस का जो परामर्श है वो अनिवार्य होता है, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। इसी में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तभी मैंने अनिवार्य शब्द पर फोकस किया है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ जो परामर्श प्रेसिडेंट करता है वो अनिवार्य होता है। चलिए 32 देखते हैं। निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव रखने वालों में शामिल नहीं था? तो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की गई है, तो कौन शामिल नहीं था पूछा गया है, तो बताइए। VR कृष्ण अय्यर, PN भगवती, के सुब्बा राव या फिर DA देसाई? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बताइए क्लास। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो आपका C है, ठीक है। के सुब्बा राव का रोल इसमें नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका C सही उत्तर है। 33 प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बताइए।
तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वह है 6 महीने, डी आपका सही है। एक व्यक्ति जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुना जाना चाहिए और यदि वह असफल होता है तो वह मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकता है। ये याद रखिएगा, डी आपका सही उत्तर है। 34 प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे सेशन की बात की गई है कि अंतर्गत अधिग्रहण के लिए भारतीय संविधान में अपनाए गए निम्नलिखित में से कौन से तरीकों को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक है, तो बताइए, सत्तांतरण की बात की गई है। ठीक है, तो बताइए 34 का आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पर संधि द्वारा, ठीक है, अगर सत्ता को ट्रांसफर किया जाए, यहाँ पे क्या लिखा है, भारतीय संविधान में अपनाए गए निम्नलिखित में से कौन से तरीकों को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता दी गई है? अधिग्रहण किए गए के लिए भारतीय संविधान द्वारा, ठीक है, विदेशी क्षेत्रों को के संतांतरण के अंतर्गत, तो यहां पर संधि द्वारा मान्यता दी गई है। फिर जनमत संग्रह द्वारा, जिसको कि हम प्लेबिसाइट कहते हैं, ट्रीटी द्वारा, प्लेबिसाइट द्वारा, लीज द्वारा, विजित क्षेत्र द्वारा नहीं, ये नहीं होगा। खरीद द्वारा, हाँ, जैसे आप देखते हैं किसी पोर्ट को खरीद लिया दूसरी कंट्री में, तो 1, 2, 3, 5 होगा। ठीक है, तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखते हैं हम 35वां प्रश्न। वराह ताम्रपात्र अभिलेख किससे संबंधित है? बताइए, नागभट्ट से, मिहिरभोज से, देवपाल से या फिर राजेंद्र चोल से? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है बी, मिहिरभोज से। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। तो 35 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया क्लास। अब हम लोग थोड़ा सा क्या डिस्कस करेंगे? करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोग बार बार कह रहे थे। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर में जो सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है? निम्न में से किसको अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए, किसको नियुक्त किया गया है अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में? अजीत डोभाल को, हर्षवर्धन श्रृंगला को, संजय भल्ला को, विनय मोहन क्वात्रा को? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? ए, बी, सी, डी में से। तो यहां पर आपका सही उत्तर है विनय मोहन क्वात्रा को, डी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। भारत पहली बार 21 जुलाई से 31 जुलाई तक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के एक सत्र का भारत में आयोजन कर रहा है। ठीक है, इस सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बताइए कहाँ पे किया जा रहा है? मुंबई में, पटना में, नई दिल्ली में या फिर जयपुर में? पहली बार कर रहा है तो इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, जो हेरिटेज कमेटी के एक सत्र का जो भारत आयोजन कर रहा है वो कर रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पर सी सही है। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितने डॉलर का अनुदान देने की घोषणा की है? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2.5 मिलियन? तो यहां पर आपका सही उत्तर है 1 मिलियन। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? बताइए, 120, 124, 125, 130? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? 100, बताइए, यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है 124। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। अब आज हमने कुछ करंट अफेयर के भी प्रश्नों को डिस्कस किया, टेस्ट भी डिस्कस किया। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आज का टेस्ट आपको कैसा लगा। और अब से टाइमिंग चेंज हो गई है, जो आपके टेस्ट का जो टाइमिंग है वो है सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम आपका टेस्ट जो है वो अपलोड होगा। ठीक है, तो आप लोग इन टेस्ट को जरूर देखिए, सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपके क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं।
क्लास के एंड में यही कहूंगी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करना है। अपने पे भरोसा रखिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए। टेस्ट में कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा हो, एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रही हो, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है, धन्यवाद। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए।